मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक वहाँ मेरे जेठ का बेटा आ गया और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी पूरी दुनिया और इस घर के नियम ही बदल कर रख दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के एक और नए सच और हृदय के दिलदारक अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो पंक्तियां मैंने अभी आपके सामने पढ़ी वो उस पीड़ा का प्रतीक है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे जन्म लेती है। हमारे समाज में परिवार को एक ऐसा पेड़ माना जाता है जिसकी छांव में हर सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन क्या हो जब उसी पेड़ की डालियां अपने ही पत्तों को तोड़ने लगे। आज की कहानी धन और लालच से अंधी हो चुकी है एक ऐसी ही व्यवस्था की है जिसे एक युवा ने अपनी इंसानियत और संस्कारों से पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भावुक दास्तान की शुरुआत करते हैं। लखनऊ शहर के एक पौष इलाके में स्थित था मिश्रा निवासी विशाल और आलीशान घर के मुखिया थे आलोक मिश्रा। वे शहर के एक जाने माने और रसूखदार व्यापारी थे। आलोक जी का विवाह रेवती से हुआ था। रेवती स्वभाव से बहुत ही घमंडी और दिखावा पसंद महिला थी। उनके लिए समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनके गहने और उनका रुतबा ही सब कुछ था। घर परिवार की भावनाओं से उन्हें कोई विशेष लगाव नहीं था। आलोक और रेवती का इकलौता बेटा था वरुण। वरुण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। आलोक जी के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम निखिल था। निखिल अपने बड़े भाई का पूरा सम्मान करता था और उनके व्यापार में दिन रात एक करके उनका हाथ बटाता था। निखिल का विवाह एक बेहद साधारण लेकिन सुसंस्कृत परिवार की लड़की स्नेहा से हुआ था। स्नेहा का हृदय बहुत ही कोमल था। जब स्नेहा ब्याह कर मिश्रा निवास में आई थी तब वरुण मात्र 10 वर्ष का था। चूंकि रेवती हमेशा अपनी सामाजिक पार्टियों और दिखावे में व्यस्त रहती थी, इसलिए बालपन में वरुण को माँ का प्यार और दुलार अपनी चाची यानी स्नेहा से ही मिला। स्नेहा ने वरुण को अपने सगे बेटे की तरह पाला था। वरुण भी अपनी चाची को छोटी माँ कहकर बुलाता था और उनके बहुत करीब था। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। स्नेहा गर्भवती थी और घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था। लेकिन तभी भाग्य ने एक बहुत ही क्रूर खेल खेला। व्यापार के सिलसिले में एक यात्रा के दौरान निखिल की गाड़ी का एक भयंकर हादसा हो गया। इस दुर्घटना में निखिल के सिर पर गंभीर चोट आई और वह कोमा में चला गया। स्नेहा के लिए तो मानो आसमान ही रुक पड़ा। शुरुआत के कुछ दिन तो आलोक ने अपने भाई का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा और अस्पताल का खर्च बढ़ने लगा, आलोक और रेवती की नीयत में खोट आ गया। आलोक ने धोखाधड़ी करके व्यापार में निखिल का सारा हिस्सा अपने नाम करवा लिया और निखिल के बैंक खातों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। एक दिन रेवती ने आलोक से कहा, सुनिए, यह कब तक चलेगा? डॉक्टर कह रहे हैं कि निखिल के उठने की कोई उम्मीद नहीं है। हम अपना सारा पैसा इस जिंदा लाश पर क्यों बर्बाद करें? इसे घर ले आते हैं, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। आलोक, जिसके सिर पर धन का भूत सवार था, उसने तुरंत हामी भर दी। वे निखिल को अस्पताल से निकालकर घर ले आए। इतना ही नहीं, रेवती ने स्नेहा को उसके आरामदायक कमरे से निकालकर घर के पिछले हिस्से में बने एक सीलन भरे और पुराने नौकरों वाले कमरे में भेज दिया। निखिल को उसी कमरे में एक पुराने पलंग पर लिटा दिया गया। इसी भीषण पीड़ा और तनाव के बीच स्नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कबीर रखा गया। वरुण को इन सब बातों की भनक तक नहीं थी। रीति जब भी फोन पर वरुण से बात करती तो झूठ बोल देती कि उसके चाचा की तबीयत में सुधार है और उसकी छोटी माँ आराम कर रही है। वरुण अपनी परीक्षाओं में बहुत व्यस्त था, इसलिए वह घर नहीं आ पा रहा था। निखिल के घर आते ही रेवती ने स्नेहा पर जुल्मों की बौछार कर दी। घर की सभी नौकरानियों को निकाल दिया गया और पूरे घर का सारा काम स्नेहा के कमजोर कंधों पर डाल दिया गया। स्नेहा को सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करनी पड़ती, खाना बनाना पड़ता और उसके बाद अपने कोमा में पड़े पति और नवजात बच्चे की देखभाल करनी पड़ती। रेवती का अत्याचार यही नहीं रुका, वह स्नेहा को भरपेट खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ स्नेहा, सुन, तू और तेरा यह अपाहिज पति अब इस घर पर एक बोझ है। अगर मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। और हाँ, रसोई में से घी और मेवे चुराने की कोशिश मत करना। तेरे लिए मैंने कल ही बची हुई दाल और 2 रोटियां अलग रख दी है, वही खाकर अपना गुजारा कर। रेवती रोज इसी तरह स्नेहा को अपमानित करती थी। प्रसव के बाद एक स्त्री का शरीर अत्यंत कमजोर होता है। उसे पौष्टिक आहार और आराम की सख्त जरूरत होती है, लेकिन स्नेहा को न तो आराम मिल रहा था और न ही 2 वक्त का ढंग का भोजन। उसको कुपोषण और शारीरिक थकान का सबसे भयानक असर यह हुआ कि स्नेहा का दूध सूखने लगा। छोटा सा कबीर जो मात्र 4 महीने का था, वह भूख से बिलक बिलक कर रोता रहता था। स्नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह कई बार अपने जेठ और जेठानी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, बड़ी माँ, मैं आपके हर ताने सहने को तैयार हूँ, आप मुझसे दिन भर काम करवा लीजिए, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा गाय का दूध दे दीजिए। मेरा शरीर बिल्कुल टूट चुका है, मैं अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही हूँ, वह भूख से तड़प रहा है। स्नेहा फपक फपक कर रोते हुए कहती थी। लेकिन पत्थर जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं होता। वह निर्दयता से कहती, तो मैं क्या करूं? पैदा तूने किया है तो पालने का इंतजाम भी खुद कर। हमारे पास तुम्हारे लिए उड़ाने को पैसा नहीं है। स्नेहा बेबस की कोमा में पड़े अपने पति का चेहरा देखकर वह और फूट फूट कर रोती। उसे लगता था कि इस विशाल घर की 4 दीवारी ही उसकी और उसके बच्चे की कब्र बन जाएगी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मिश्रा निवास की नींव हिलाकर रख दी। उस दिन रेवती ने घर में अपनी किटी पार्टी की और शहर की सभी अमीर महिलाओं को आमंत्रित किया।
पूरा घर सजाया गया था। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। रेवती अपनी सहेलियों के बीच अपने नए गहनों और समाज सेवा का दिखावा कर रही थी। स्नेहा सुबह से भूखी प्यासी रसोई में काम कर रही थी। दोपहर के समय जब उसे चक्कर आने लगे तो वह किसी तरह घिसटते हुए अपने सीलन भरे कमरे में गई। कबीर भूख से बुरी तरह रो रहा था, उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी थी। स्नेहा से अपने बच्चे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे को अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। स्नेहा डर गई, उसे लगा कि रेवती फिर से उसे काम के लिए चिल्लाने आई है। वो अपनी फटी हुई साड़ी से खुद को छिपाने लगी, लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके प्राण सूख गए। सामने कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा वरुण खड़ा था। वरुण की परीक्षाएं खत्म हो गई थी और वह बिना बताए घर आ गया था। जब उसने अपनी माँ से अपनी छोटी माँ के बारे में पूछा तो रेवती ने झूठ कह दिया था कि वह पीछे वाले कमरे में सो रही है। वरुण स्नेहा से मिलने दौड़ा चला आया था। वरुण ने जैसे ही कमरे में कदम रखा और अपनी छोटी माँ को इस अवस्था में देखा, उसने तुरंत अपनी आंखें फेर ली और पीछे मुड़ गया। लेकिन उस एक क्षण में उसने जो देखा वो उसकी आत्मा को झकझोरने के लिए काफी था। कमरे से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जमीन पर एक कोने में सूखी रोटियां पड़ी थी। उसके चाचा एक टूटे हुए पलंग पर बेसुध पड़े थे और उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसकी वह छोटी माँ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और फटे कपड़ों में अपने भूखे बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। वरुण वही दरवाजे की तरफ पीठ फेर कर खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। छोटी माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? आप और चाचा जी को इस कबाड़ खाने में क्यों रखा गया है? वरुण की आवाज कांप रही थी। स्नेहा जो अब तक अपने आंसू पी रही थी, वरुण की आवाज सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह दर्द जो महीनों से उसके सीने में दफन था आज एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। बेटा वरुण, हम मर रहे हैं बेटा। तेरे चाचा कोमा में हैं और तेरे माता पिता ने हमें अनाथों की तरह यहाँ फेंक दिया है। मुझे महीनों से भरपेट खाना नहीं मिला। मेरा कबीर भूख से तड़प रहा है। अभी मेरे शरीर में इसे पिलाने के लिए एक बूंद दूध नहीं है। मुझे बचा ले बेटा, मेरे बच्चे को बचा ले। ये शब्द वरुण के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। इस घर पर उसे गर्व था, जहाँ उसे संस्कार सिखाए जाते थे। उस घर की सच्चाई इतनी घिनौनी होगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी रगों में बहता खून खौल उठा। एक भतीजे के रूप में उसने जो सम्मान और प्यार अपनी चाची से पाया था, आज उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया था। वरुण ने बिना पीछे मुड़े कहा, छोटी माँ, आप अपने ये कपड़े ठीक कर लीजिए और मेरे साथ बाहर आइए। आज इस घर का हर पर्दा उठेगा। स्नेहा कांप रही थी, लेकिन वरुण की आवाज में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था कि जिसने उसे हिम्मत दी। स्नेहा ने अपने बच्चे को गोद में लिया और वरुण के पीछे पीछे बाहर आई। वरुण सीधा उस बड़े हॉल में पहुंचा जहाँ रेवती अपनी सहेलियों के साथ बैठी ठहाके लगा रही थी। आलोक भी वहीं सोफे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ व्यापार की बातें कर रहा था। वरुण ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। स्नेहा ने वह दयनीय हालत देखकर हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रेवती अपनी जगह से हड़बड़ाकर उठी। वरुण, तू कब आया बेटा? और तू इस नौकरानी को यहाँ बीच में क्यों ले आया? इसे पीछे ले जा। और वरुण का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पूरे घर की दीवारें कांप उठी। यह नौकरानी नहीं है माँ, ये इस घर की लक्ष्मी है। यह मेरी छोटी माँ है, जिसे आपने और पापा ने मिलकर एक भूखी भिखारन बना दिया है। आलोक ने क्रोधित होते हुए कहा। वरुण जवान सवाल करवाते अपनी माँ से, तुझे पता नहीं है कि घर में के क्या मामले हैं? मुझे सब पता चल गया है मिस्टर आलोक मिश्रा। वरुण ने अपने पिता की आंखों में उंगली डालते हुए कहा, मुझे पता चल गया है कि कैसे आपने चाचा की बीमारी का फायदा उठाकर उनके हिस्से की सारी संपत्ति हड़प ली, कैसे आपने एक कोमा में पड़े इंसान का इलाज रोक दिया और कैसे आपने एक नवजात बच्चे को मुख से तड़पाने का महापाप किया है। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। रेवती का चेहरा शर्म और घबराहट से पीला पड़ गया। तो वरुण तो तमाशा क्यों कर रहा है? लोग क्या कहेंगे? रेवती ने कांपते हुए कहा। लोग, आपको अभी भी लोगों की चिंता है? और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। मुझे शर्म आती है कि मैं आप दोनों का खून हूँ। जो लोग अपने ही भाई के खून के प्यासे हो सकते हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते। आपने मेरी छोटी माँ को भूखा रखा ना, आज से आपका यह घर, आपकी ये दौलत मेरे लिए मिट्टी है। वरुण ने तुरंत अपना फोन निकाला और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में फोन करके एक एम्बुलेंस बुलवा ली। आलोक ने आगे बढ़कर वरुण को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन वरुण ने अपने पिता का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा पापा। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करूंगा और आप दोनों पर हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। जेल की हवा खानी पड़ेगी आप दोनों को। यह सुनते ही आलोक और रेवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सारे रुतबे और घमंड का महल एक ही पल में ढह गया। मेहमान वहां से चुपचाप खिसकने लगे। कुछ देर में एम्बुलेंस आ गई और उन्होंने खुद अपने चाचा को स्ट्रेचर पर लिटाया। उसने स्नेहा की तरफ मुड़कर अत्यंत सम्मान से कहा, चलिए छोटी माँ, यह नर्क हमारे लायक नहीं है। आपका यह बेटा अभी जिंदा है, चाचा का इलाज भी होगा और कबीर भी राजकुमारों की तरह पलेगा। तो वरुण ने अपने माता पिता की तरफ एक आखिरी नजर डाली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और तिरस्कार था, और वह स्नेहा और निखिल को लेकर हमेशा के लिए उस घर में चला गया।
वरुण ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी शुरू की। उसने वकीलों की मदद से कानूनी लड़ाई लड़ी और आलोक को मजबूर कर दिया कि वह निखिल के हिस्से का एक एक पैसा वापस करे। वरुण की देखभाल और अच्छे इलाज से कुछ ही महीनों में निखिल कोमा से बाहर आ गए। आलोक और रिद्धि उस बड़े से खाली घर में बिल्कुल अकेले रह गए। समाज में उनकी इज्जत खाक में मिल चुकी थी और उनका अपना इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता। परिवार का अर्थ है एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना। धन और दौलत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह अपने ही खून के आंसू नहीं देख पाता। लेकिन वरुण जैसे युवा यह साबित करते हैं कि अगर संस्कार और इंसानियत जिंदा हो तो कोई भी अन्याय लंबे समय तक टिक नहीं सकता। उम्र में छोटा होने का मतलब यह नहीं कि वह सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। आपको वरुण का यह कदम कैसा लगा? क्या एक बेटे का अपने ही माता पिता के खिलाफ खड़ा होना सही था? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करो। और मैं स्टोरीज को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।